निहारिका शोर मचाकर सबको आंगन में इकट्ठा कर लेती है। तभी घबराती हुई रुक्मणी देवी पूछती है, क्या हुआ बहू, तुम इतना तेज चिल्ला क्यों रही हो? निहारिका कपड़े धोने की लकड़ी उठाकर अपनी ननद प्रिया को पीटने लगती है। अरे भाभी मत मारो, बहू तेज लग रही है। रुक्मणी देवी बहू के आगे हाथ जोड़कर कहती है, बहू प्रिया को मत मारो, हड्डी बड्डी टूट जाएगी। इतनी बड़ी लड़की को लकड़ी से पीट रही हो, छोड़ दो निहारिका, मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने अपनी बेटी के ऊपर कभी एक हाथ भी नहीं उठाया और तुम उसको लकड़ी से पीट रही हो। और माँ जी, अगर तुमने हाथ उठाया होता तो अच्छा होता, कम से कम इसे अकल तो आ जाती। पर लगता है आज बेटी के साथ साथ माँ को भी सबक सिखाना पड़ेगा। निहारिका लकड़ी लेकर रुक्मणी देवी की तरफ मुड़ जाती है, लेकिन प्रिया निहारिका का हाथ पकड़कर कहती है, भाभी माँ को मत मारना, मुझे जितना मारना है मार लो, लेकिन मेरी माँ को हाथ मत लगाना। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरा हाथ पकड़ लिया, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। 2-4 लकड़ी निहारिका प्रिया के पीठ पर और दे मारती है। मार खाने के बाद प्रिया गुस्से से कहती है, भाभी इतना तो बता दो कि मुझे मारा क्यों है? मैंने क्या कर दिया था जो तुमने मुझे मारा? पास में खड़ा हुआ प्रिया का भाई गौरव कहता है, तुम्हें पता है अपने मायके में सबसे कहने के बाद ही वो तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई और तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, कब तक हमारी छाती पर बैठकर तुम माँ बेटी मूंग दलती रहोगी? शादी की उम्र हो गई है, अब जाओ निकलो इस घर से। बहुत रख लिया तुम्हें इस घर में, और अब तुम दोनों को इस घर में नहीं झेल सकते हैं। रुक्मणी देवी हिम्मत करके बेटे से कहती है कि बेटा, बहू कैसा रिश्ता लाई थी तू नहीं जानता क्या? मेरी 20 साल की बेटी के लिए बहू 40 साल का लड़का ढूंढ कर लाई थी, और वो भी 2 बच्चों का बाप। मैं ऐसे आदमी से अपनी बेटी की शादी कभी नहीं होने दूंगी। और फिर क्या कमी है हमारे घर में? प्रिया के पिताजी सब कुछ तो छोड़ गए हैं, घर मकान सब कुछ तो है, तो क्यों मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करूं जहां बेटी और दामाद की उम्र में 20 सालों का फ़र्क हो? मैं अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगी। बुढ़िया, तेरे पैर कब्र में लटके हैं, फिर भी फालतू की बातें करती रहती है। अगर तुझे लगता है कि तेरी बेटी के लिए कोई राजकुमार शादी करने के लिए आएगा तो यह सिर्फ तू माँ बेटी का सपना है, वरना तुम ही अपनी बेटी के लिए कलेक्टर ढूंढ के ले आओ। मैं तुम्हारी बेटी की शादी कर दूंगा, लेकिन शादी में एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करूंगा। बेटा, मैंने तुमसे कहा भी नहीं शादी में फूटी कौड़ी खर्च करने के लिए। मेरे पास मेरे जेवर हैं, उनको बेचकर मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगी। तुमसे एक पैसा भी नहीं मांगूंगी। तभी आग बबूला होते हुए निहारिका कहती है, माँ जी, अगर तुमने अपनी बेटी की शादी में एक नाक की कील भी बेची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ दिनों में इस घर से तुम दोनों माँ बेटी को ना निकाला तो कहना फिर मुझसे। बुढ़ापे में ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगी। अगर बेटी के लिए जेवर बेचोगी तो बेटी के साथ ही दहेज में चली जाना। इतना धमकी देकर निहारिका अपने कमरे में चली गई। रुक्मणी देवी अपनी बेटी का हाथ का सहारा देकर उठाकर कमरे में लेकर गई। आज वो प्रिया के पापा को याद करके खुद को बहुत ही बेबस महसूस कर रही थी। बेटे की तरफ नजरें उठाकर देखा तो बेटा भी मुंह बनाकर यह कहते हुए कमरे में चला गया कि एक दिन तुम दोनों माँ बेटी को इस घर से निकाल दूंगा। तुम दोनों की चीख चीख से मैं परेशान हो गया हूँ। प्रिया इतनी छोटी भी नहीं है कि अपनी भाभी के हिसाब से घर में काम ना कर सके। जब उसने कुछ काम दिया था तो क्या ठीक से नहीं कर सकती थी? भाभी ने कोई काम नहीं दिया था, बस मैंने अपनी सिलाई के पैसे उन्हें देने से इनकार कर दिया।
इसी वजह से उन्होंने अपनी सारी गुस्सा मुझ पर निकाल दी, वरना घर के काम का तो एक बहाना था। देख लो, घर के सारे काम मैंने कर दिए हैं। देख रही हो माँ, इसकी भाभी के साथ साथ प्रिया भी मुझे जवाब देने लगी है। इसको कमरे में लेकर जाओ, नहीं तो अब मेरे हाथ से थप्पड़ खा जाएगी। चलो बेटा, मत बोलो, अगर बोलोगी तो शरीर को ही तकलीफ मिलेगी। चलो अपने कमरे में बैठते हैं। माँ, हम भैया भाभी की जुल्म को कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक हम अपने ही घर में उनके हिसाब से रहेंगे? अगर यह घर उनका है तो आपका भी तो है। उन्होंने तो इस घर को नहीं बनवाया है। और माँ, मैं भी आपकी दवाई के खर्चे निकाल ही लेती हूँ और छोटे मोटे सारे खर्चे मैं ही करती हूँ। अपनी फीस मैं ही भरती हूँ। भैया तो आपके लिए एक गोली भी खरीद कर नहीं लाते हैं। फिर क्यों इनकी इतनी बातें सुनना? क्यों भाभी खरी खोटी सुनाती रहती है? रुक्मणी देवी कहती है, बेटा, अपना घर छोड़कर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ अपना सर छुपाएंगे? बहू बेटे के साथ रहने में ही हमारी भलाई है। भैया भाभी के व्यवहार से प्रिया तिलमिला कर रह जाती है। करना तो बहुत कुछ चाहती है, मन तो करता है कि आज के आज ही भैया भाभी का घर छोड़ दे, लेकिन कहाँ जाएगी? माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती और मैं भी अभी इतने पैसे नहीं कमाती कि घर छोड़कर बाहर किराए के कमरा लेकर घर के खर्चे चला कर रह सकूं। रुक्मणी देवी अपनी बेटी की कमर पर दवाई लगाकर मालिश कर देती है और कहती है, अब घर के सारे काम मैं करूंगी, तुझे करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तेरे हाथ पैरों के जख्म ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक कहीं नहीं जाएगी, सिलाई भी नहीं करेगी। कैसी बातें कर रही हो माँ? अगर मैं सिलाई करने नहीं जाऊंगी तो दुकान का मालिक हमें पैसे भी नहीं देगा और फिर मैं आपकी दवाइयाँ लेकर कैसे आ पाऊंगी? आपकी सेहत के साथ मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। 1 घंटे बाद ही प्रिया उठकर सिलाई सेंटर चली गई और अब मैं अपना आराम से कर लूँगी, आप चिंता मत करो। इतना कहकर प्रिया सिलाई सेंटर के लिए निकल गई। इधर थोड़ी देर में निहारिका तमतमाती हुई अपनी सास के कमरे में आई और कहती है, कहाँ गई तुम्हारी बेटी? आज भी काम पर चली गई? सही है, तुम्हारी बेटी भी बहुत मजबूत हो गई है। बहू दवाई खा कर गई है, उसके कमर में बहुत दर्द हो रहा था। मेरी बेटी को मत मारा करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं और प्रिया मिलकर घर के सारे काम कर लेते हैं, फिर तुम उसे क्यों मारती हो? चुप कर बुढ़िया, अगर तूने ज़्यादा मुँह चलाया तो तुझे भी 2 थप्पड़ लगाऊंगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। इतना कहकर निहारिका चारपाई पर बैठी हुई रुक्मणी देवी को धक्का दे देती है। बुढ़ापे का शरीर है। रुक्मणी देवी एक से धक्के में ही जमीन पर गिर गई, जिससे उनके हाथ पैरों में चोट लग गई। बहू अपने कमरे में चली गई। पूरे दिन वो अपने कमरे में लेटी लेटी कराहती रही। बहू ने 1 गिलास पानी तक के लिए नहीं पूछा और बेटा तो उन्हें कमरे में देखने तक नहीं आया। शाम को जब सिलाई सेंटर से प्रिया वापस आई और माँ को चारपाई के नीचे गिरा हुआ देखा तो घबरा गई और उन्हें भाग कर उठाया। देखा उनको जगह जगह चोट लग गई थी, बल्कि हाथ में थोड़ा सा फ्रैक्चर भी था। पूरा दिन दर्द से कराहती रही, लेकिन बहू बेटे को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। प्रिया फटाफट उनको अस्पताल लेकर गई और जितने भी बचत के पैसे थे सारे माँ के इलाज में खर्च हो जाते हैं। कुछ दिनों में रुक्मणी देवी तो ठीक हो गई, लेकिन सिलाई और घर के कामों के साथ साथ प्रिया वकालत की पढ़ाई भी कर रही थी। उसके पिताजी की एक इच्छा थी कि बेटी बड़े हो करके एक बड़ी वकील बने, लेकिन यह इच्छा पूरी करने से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। और अपने पिता की इसी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रिया ने ठान लिया था कि वो वकालत करके रहेगी और एक ना एक दिन बहुत बड़ी वकील बनेगी। लेकिन हालातों और परिस्थितियों से मजबूर हो कर के वो अपनी पढ़ाई इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पा रही थी।
एक हफ्ते बाद प्रिया के कॉलेज में पेपर्स थे। बड़ी मुश्किल से उसके भाई भाभी पढ़ाई करने देते थे। जब भी वो पढ़ने को बैठती तो उसे कोई न कोई काम बता देते, जबकि वो पढ़ाई करने से पहले घर के सारे काम कर देती थी जिससे कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। लेकिन इतने पर भी भाई भाभी को चैन नहीं था। उन्हें तो पढ़ती हुई ननद फूटी आँख नहीं सुहाती थी। कई बार निहारिका ने उसकी किताबों पर पानी डाल दिया तो कभी कुछ कर दिया जिससे वो पढ़ाई ना कर सके। हफ्ते भर बाद प्रिया को कॉलेज में फीस भरनी थी। कुछ पैसे तो उसने अपनी सिलाई से बचा कर रखे थे। कॉलेज की सारी फीस प्रिया खुद ही भरती थी, क्योंकि जब उसके भाई भाभी से पढ़ाई करने के लिए और फीस भरने के लिए कहा था तो उन दोनों ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि हम तुम्हें पढ़ाई नहीं करा पाएंगे और फीस के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। अगर तुम अपना कुछ करके फीस भरना चाहो तो भर लो, हम तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देंगे। जब प्रिया को समझ में आ गया कि भाई भाभी उसकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देंगे, उसको सिलाई आती थी। हाथ पैर मारने के बाद एक सिलाई सेंटर में उसे ठीक ठाक पैसे मिलने लगे थे, जिससे वह अपनी माँ की दवाइयों का खर्च चलाती और अपनी फीस के लिए पैसे बचाती रहती। लेकिन पिछले महीने ही उसकी माँ के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, जिसमें कुछ पैसे खर्च हो गए और फीस भरने में अब उसे कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। एक दिन वह अपने भाई से अपनी फीस के लिए कुछ पैसे मांगती है तो कहती है, भाई मेरे कॉलेज की फ़ीस में 5,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। वैसे तो मैंने अपनी सारी फ़ीस जोड़ कर रखी थी, लेकिन माँ के इलाज में खर्च हो गई है। अब आप मुझे 5,000 रुपये दे दो। रसोई से निकलती हुई निहारिका कहती है, ओहो महारानी, आप वकील बनेगी, वकालत करेगी, तभी तेरी ज़ुबान इतनी चलती है। ज़ुबान चलाने से कोई वकील नहीं बन जाता है। प्रिया का भाई भी कहता है, प्रिया मैं तुम्हें अभी पैसे नहीं दे पाऊँगा और डिग्री करने से कोई वकील नहीं बन जाता। कोई पेपर वेपर देने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप से घर पर रहो और घर के काम धाम करो। प्रिया की बहुत मिन्नतें करने के बाद भी भाई पैसे नहीं देता है। थोड़ी देर में निहारिका कहती है, गौरव मुझे 15,000 रुपये चाहिए, शॉपिंग करने जाना है। अरे निहारिका, पिछले महीने ही तो तुम 20,000 की शॉपिंग करके आई थी। निहारिका कहती है कि तुम अपनी बीबी की फरमाइश भी पूरी नहीं कर सकते। क्या मेरे पिताजी ने एक डॉक्टर लड़के से शादी की थी और तुम शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, तो क्या अपनी बीबी को खुश नहीं रख सकते हो? 15,000 रुपये जेब से निकालते ही गौरव कहता है, अरे डार्लिंग मैं तो मजाक कर रहा था। 15 की जगह तुम 20 ले लो, पर ऐसे नाराज़ मत हुआ करो। जब तुम नाराज़ होती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। भाई भाभी की बातें सुनकर आंगन में खड़ी हुई प्रिया की आंखें से आंसू बहने लगते हैं। कहती है कि भाई भाभी के लिए आपके पास पैसे हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं है। कोई बात नहीं भैया, एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पास तुमसे भी ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। निहारिका कहती है कि तुम सिर्फ सपने देख रही हो, देखती रहो, पर तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। भाभी सपने पूरे उसी के होते हैं जो सपने देखते हैं, और मेरे सपने ज़रूर पूरे होंगे। इतना कहकर प्रिया अपने कमरे में चली गई। प्रिया की माँ बोलती है, ये लो बेटा मेरे कान के झुमके, इसे गिरवी रख कर अपने कॉलेज की फ़ीस भर देना, और जब तेरे पास पैसे हो जाएंगे तब तू उसको छुड़ा लाना। प्रिया बोलती है, नहीं माँ, मैं आपके कानों के झुमके गिरवी नहीं रख सकती, ये आपके हैं तो क्या हुआ बेटा, मैं बेचने के लिए थोड़ी कह रही हूँ, सिर्फ गिरवी रखने के लिए कह रही हूँ। जब तू अच्छी वकील बन जाएगी तो उन्हें छुड़ा लाना। झुमके के गिरवी रखने की बात निहारिका सुन लेती है और चिल्लाते हुए अपने पति को बुलाती है और कहती है, देख रहे हो ना, तुम्हारी माँ
अपने जेवर को गिरवी रखने की बात कह रही है। आज गिरवी रख रही है, कल को हम सबसे बिना बताए बेच भी देगी। अब इसके पास जेवर रखना सेफ नहीं है। हमें इस बुढ़िया के पास से जेवर ले लेना चाहिए। इस बुढ़िया के पास जेवर नहीं छोड़ सकते, वरना यह माँ बेटी जेवर को बेच खाएंगे। लाओ निकालो बुढ़िया जेवर को, अब हम तुम्हारे पास जेवर नहीं रहने देंगे। तब तक गौरव भी आ गया। हाँ माँ, निहारिका सही कह रही है। वैसे भी अब तुम बूढ़ी हो गई हो, अपने पास इतना जेवर रहकर क्या करोगी? हमें दो, हम जेवर को रखेंगे। और फिर अब हमें तुम लोगों पर भरोसा नहीं है। तभी चिल्लाती हुई प्रिया कहती है, किस बात का भरोसा भैया? वो जेवर माँ का ही है। भरोसा तो आप और भाभी पर नहीं है। और माँ अपना जेवर तुम लोगों को क्यों देगी? वो अपना जेवर रख सकती है। माँ अभी इतनी बूढ़ी नहीं है कि अपनी चीज़ों को संभाल के ना रख सके। प्रिया, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारा इस घर में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तुम लड़की हो और पराई घर को जाना है, तो पराई घर के लोगों को इस घर में बोलने की इजाज़त नहीं है। भैया, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। अभी मैं इसी घर की हूँ। पराई तो तब होऊंगी जब इस घर से शादी करके चली जाऊंगी। प्रिया के जवाब सुनकर निहारिका और गौरव दोनों को ही गुस्सा आ जाता है। गौरव माँ की अलमारी की तरफ जेवर की पोटली उठाने के लिए जाता है, तो प्रिया और उसकी माँ जेवर की पोटली उठाने से मना करती है। बहू बेटा माँ के साथ धक्का मुक्की करने लगते हैं। निहारिका सास को इतना तेज धक्का देती है कि बेचारी का सर दीवार से जाकर टकरा गया। माँ को इस तरह से देखकर प्रिया उनके पास आ गई। माँ, तुम ठीक हो ना? इधर आओ, चारपाई पर बैठ जाओ। माँ को चारपाई पर बिठाकर प्रिया भाभी के हाथ से पोटली को छीन अपनी माँ को दे देती है। भाभी, तुम माँ के जेवर को नहीं ले सकती हो। प्रिया के व्यवहार को देखकर निहारिका आग बबूला हो जाती है। फिर आओ देखती है नताओ। पास में रखे डंडे को उठाकर प्रिया को मारने लगती है। आज प्रिया भी चुप नहीं रहती है। भाभी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, भाभी अब नहीं, अब मैं इस घर में मार नहीं खाऊंगी। यह घर अगर भाभी का है तो मेरी माँ का भी है और मेरा भी है। जब तक मेरी शादी नहीं हुई है तब तक यह घर मेरा भी है और तुम लोगों से ज़्यादा हक इस घर पर मेरी माँ का है। आज रुक्मणी देवी भी हिम्मत दिखाते हुए कहती है, बहू बहुत हो गया, बहुत सह लिया हम माँ बेटी ने, अब तुम्हारी एक नहीं सहेंगे। निकल जाओ मेरे घर से। यह घर मेरे पति ने बनवाया था और मेरे पति के नाम है, तो इस पर मेरा हक है। मैं तुम्हें नहीं रख सकती। बेटा बहू हंसते हुए कहते हैं, कौन सा घर, कैसा घर? यह घर तो मेरा है। निहारिका, जरा अलमारी से घर के कागजात निकाल कर लाना। इन दोनों माँ बेटी को दिखाते हैं, वरना इन दोनों को भरोसा ही नहीं होगा। निहारिका जल्दी से घर के कागजात लेकर आती है और प्रिया को दिखाती है, तो प्रिया के होश ही उड़ जाते हैं। प्रिया को भी समझ में नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ। यह घर तो मेरे पापा के नाम पर था, फिर भाभी के नाम कैसे हो गया? जब कुछ समझ में नहीं आता है तो रुक्मणी देवी पूछती है कि यह सब कैसे हुआ और तुमने यह घर बहू के नाम कब कराया? निहारिका मुस्कुराती हुई कहती है, जब बूढ़े ससुर जी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, उसी समय हम दोनों ने अस्पताल के बिल के कागज़ों के नाम पर उनसे इन घर के कागजातों पर दस्तखत करवा लिए थे और तभी से यह घर मेरा है। चलो अच्छा है, मरते समय बूढ़े की यादाश्त कमज़ोर हो गई थी, जिससे उसने कागज़ों पर ध्यान नहीं दिया कि यह कागज़ अस्पताल के बिल के नहीं बल्कि घर के कागजात हैं, और उन्होंने जाते जाते यह घर मेरे नाम कर दिया। भाभी की बात सुन करके प्रिया धम से ज़मीन पर बैठ जाती है। उससे तो अभी तक यही लगता था कि इस घर पर उसकी माँ का हक है, लेकिन यह क्या हो गया? रुक्मणी देवी कहती है, बेटा तू इतना नीचे गिर गया, मुझे तो इसका अंदाज़ा ही नहीं था। तूने अपनी ही पिता के साथ धोखा किया और अपनी माँ के साथ भी धोखा किया।
क्या कमी रखी थी मैंने, तुम्हारे लिए क्या नहीं किया था। पालन पोषण से लेकर खिलाने पिलाने तक, पढ़ने लिखने तक सब कुछ तो तुम्हारे लिए किया था, और बाद में ये सब तुम्हारे लिए ही था। तो फिर अभी से धोखा देकर मेरे पति से ये सब कुछ क्यों छीन लिया। हाँ भैया, मेरी शादी हो जाती तो मैं तो शादी के बाद ससुराल चली जाती, मुझे तो कुछ लेना देना नहीं था। फिर आपने धोखा क्यों किया मम्मी पापा के साथ। प्रिया, मैं तुम्हारे फालतू के सवालों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। अब ये काम करो, जब तुम्हें पता चल ही गया है ये घर मेरा है, तो मैं अब तुम लोगों को इस घर में नहीं रख सकती हूँ। निकल जाओ मेरे घर से, एक पल भी इस घर में मैं तुम दोनों को बर्दाश्त नहीं करूँगी। जल्दी से अपना सामान पैक करो और निकल जाओ। और बहू बेटा दोनों ही कमरे से निकल गए। और कमरे में बैठी हुई माँ बेटी आज खुद को ठगा सा महसूस कर रही थी। रुक्मणी देवी को लग रहा था कि आज उनके ही बेटे ने उन्हें ठग लिया है। जिस बेटे के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है, उस बेटे ने इतना बड़ा धोखा दे दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया, और अब वे इस घर से भी निकाल रहा है। दूसरे दिन ही निहारिका रुक्मणी देवी और प्रिया को घर से बाहर निकाल देती है। कहने को तो गौरव शहर का बहुत बड़ा डॉक्टर था, लेकिन वे एक बहुत ही बुरा बेटा और बड़ा भाई था, साथ ही साथ लालची भी था। माँ और बहन को घर से निकाले हुए 3 साल हो गए। एक दिन गौरव के घर पर बेल बजती है। निहारिका बाहर आकर देखती है तो 2 पुलिस वाले खड़े हैं। देखकर वो घबरा जाती है। पुलिस वाले उसे एक कागज़ देते हैं और कहते हैं, यह कागज़ कोर्ट की तरफ से आया है, अच्छे से पढ़कर कल कोर्ट में आना है। निहारिका गौरव के पास कोर्ट के कागज़ ले जाती है तो गौरव उनको पढ़ता है। उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। यह कैसे हो सकता है, यह संभव नहीं है। क्या हुआ गौरव, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। निहारिका, इस घर को खाली करने का नोटिस आया है और इसमें यह भी नहीं लिखा है कि नोटिस किसने भेजा है। ओहो, तुम इतना क्यों परेशान होते हो, यह घर तो हमारा है और कोई इस पर नोटिस क्यों भेजेगा। तुम भी छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हो, और वैसे भी आज हम लोगों को तुम्हारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब के बेटे की इंगेजमेंट में चलना है। जल्दी से तैयार हो जाओ। जिसका यह घर था वो बूढ़ा तो मर के ऊपर चला गया और बुढ़िया को हमने घर से निकाल दिया, तो अब और कौन होगा इस घर को हमसे छीनने वाला। फालतू में ही परेशान हो जाते हो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो निहारिका, हमें यह फालतू की चीज़ों का ध्यान नहीं देना चाहिए। बस मैं 5 मिनट में नहा कर आया, उसके बाद अच्छे से रेडी होकर चलेंगे। तुम भी अपनी सबसे महंगी वाली साड़ी पहनना, क्योंकि हमारे ऑफिस के डायरेक्टर सर के बेटे की इंगेजमेंट है। सुना है डायरेक्टर सर ने शहर के सभी नामी लोगों को बुलाया है, हम भी किसी से कम नहीं लगने चाहिए। दोनों लोग तैयार हो करके निकल जाते हैं। शहर का सबसे बड़ा होटल है जहां पर डायरेक्टर सर के बेटे की इंगेजमेंट है। बड़े बड़े लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। गौरव और निहारिका भी आगे की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। स्टेज पर डायरेक्टर सर का लड़का पहले से ही बैठा हुआ है। थोड़ी देर में लड़की भी आती है जिसने बहुत ही सुंदर ब्लू कलर की लहंगा पहना हुआ है, गले में डायमंड का सेट पहना है। लेकिन जैसे ही होने वाली दुल्हन के चेहरे पर गौरव और निहारिका की नज़र पड़ती है, दोनों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। निहारिका गौरव को चिट्ठी काटती हुई कहती है, क्या तुम्हें भी वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है। कहीं ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं है। यह कैसे हो सकता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। क्या ये प्रिया है? अगर प्रिया है तो इधर कैसे, और इतने बड़े डायरेक्टर के बेटे के साथ इसकी शादी कैसे हो सकती है। डायरेक्टर सर ने इसको पसंद कैसे कर लिया। दोनों के चेहरे के रंग उड़े हुए हैं। मन में तमाम सवाल उभर रहे हैं। सभी लोग दुल्हन के आने पर तालियां बजाने लगते हैं। अब कोई सवालों के जवाब पूछे भी तो किससे पूछे। चुपचाप से अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ये सब कुछ देखने लगे। तभी डायरेक्टर सर स्टेज पर आते हैं
और माइक लेकर कहते हैं, आज मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी से मिलवाता हूँ। एंगेजमेंट से पहले मैं अपनी बेटी प्रिया, जो कि मेरी होने वाली बहू है, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। प्रिया एक बहुत ही होनहार और स्वाभिमानी लड़की है। मैं उससे पहली बार 3 साल पहले लॉ कॉलेज के बाहर मिला था। दरअसल मैं अपने दोस्त के बेटे का एडमिशन करवाने के लिए उस कॉलेज में गया था। कॉलेज के बाहर प्रिया और उसकी माँ उदास बैठे हुए थे। प्रिया की आंखों में आंसू थे। मैंने जब प्रिया को देखा तो उसे पूछा कि क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो। उसने भी बिना झिझक किए अपनी सारी आप बीती बता दी। उसकी आंखों में मुझे पढ़ने की ऐसी चमक दिखाई दी, जिसे देखकर मैंने उससे कहा, तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे बकाया पैसा भर दूंगा। मैंने प्रिया के कॉलेज की फ़ीस भर दी और उससे मैंने अपना कार्ड देते हुए कहा कि जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े मुझे फ़ोन करके मेरी मदद मांग सकती हो। सर, मुझे मदद नहीं, कुछ काम चाहिए। अगर हो सके तो मुझे कुछ काम दे दीजिए। मैं पैसे कमाकर अपना और अपनी माँ का खर्चा चलाना चाहती हूँ। प्रिया की बात सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये बहुत ही मेहनती और अपनी माँ का ध्यान रखने वाली लड़की है, बड़ों की इज्जत करने वाली। इस शहर में मेरे 2 स्कूल भी चलते हैं। एक स्कूल में मैंने उसे टीचर की नौकरी दे दी। टीचर की नौकरी करके उसे इतने पैसे मिल जाते थे कि वे अपना और अपनी माँ का खर्चा आराम से चलाने लगी। प्रिया के सरल स्वभाव और उसकी लगन को देखकर मैंने मन ही मन यह निर्णय ले लिया था कि मैं प्रिया को ही अपने घर की बहू बनाऊंगा। एक दिन सही समय पर जब प्रिया की माँ से मैंने अपने बेटे के रिश्ते के बात कही तो वे इस रिश्ते के लिए खुशी खुशी राजी हो गई और मुझे प्रिया जैसी बहू मिल गई। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ और पता है, प्रिया अपनी मेहनत और लगन से आज शहर की बहुत बड़ी वकील बन गई है। अभी हाल में ही उसने अपने 2 बड़े बड़े केस जीते हैं। अब कुर्सियों पर बैठे हुए गौरव और निहारिका को सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। उन्हें समझ में आ गया था कि शहर की सबसे बड़े अस्पताल के डायरेक्टर की बहू उसकी बहन प्रिया बनने जा रही है, तो अब प्रिया से हाथ मिलाकर चलने में ही भलाई है। निहारिका कहती है, सुनो जी, प्रिया डायरेक्टर की बहू बन जाएगी। तुम ऐसा करो, जल्दी से प्रिया से जाकर बात करो। हो सकता है कुछ दिनों में डायरेक्टर साहब तुम्हारा प्रमोशन कर दे। आखिरकार तुम उनकी बहू के भाई हो, वो तुम्हें मना नहीं कर पाएंगे। सारा फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया। फंक्शन में आए हुए मेहमान भी चले गए। निहारिका मौका देखते ही प्रिया के पास जाती है और डायरेक्टर साहब से मुस्कुराते हुए कहती है, डायरेक्टर साहब, आपको पता नहीं होगा, हम प्रिया के भाई भाभी हैं। अब तो हम दोनों रिश्तेदार हुए। वो बोलते हैं, क्या तुम दोनों प्रिया के भाई भाभी हो? चौंकते हुए डायरेक्टर साहब ने कहा। तो मुस्कुराते हुए निहारिका ने कहा, हाँ, अगर आपको भरोसा नहीं है तो प्रिया से ही पूछ लो। प्रिया हमारी बहन है और हम उसके भाई भाभी हैं। क्यों प्रिया, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? दुल्हन के रूप में बैठी हुई प्रिया से जब उसके भाई ने कहा तो डायरेक्टर साहब नाराज होते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम प्रिया के भाई भाभी हो। अगर पता होता तो तुम दोनों को अपने बेटे की एंगेजमेंट में कभी नहीं बुलाता। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे प्रिया ने कुछ बताया नहीं होगा कि तुम दोनों ने उसके और उसके माँ के साथ क्या किया? मुझे सब कुछ पता है। निकल जाओ इस घर से, वरना सिक्योरिटी वाले को बुलाकर धक्के मार कर निकलवा दूंगा और कल मेरे अस्पताल से रिजाइन देने के लिए तैयार रहना। मैं तुम्हारे जैसे बदतमीज और बेरहम इंसान को अपने हॉस्पिटल में डॉक्टर के पद पर नहीं रख सकता हूँ। डायरेक्टर सर की बात सुनकर निहारिका और गौरव घबरा जाते हैं। भागकर प्रिया के पास गए और कहते हैं, प्रिया, तुम ही समझाओ न डायरेक्टर सर को, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तुम्हारे भाई को नौकरी से निकालने की बात कर रहे हैं। अगर तुम मना करोगी तो वो ऐसा नहीं करेंगे। भाभी, मैं तो कुछ नहीं कह सकती, यह पापा जी का निर्णय है। अगर उन्हें लगता है कि कोई इंसान उनके अस्पताल में रहने लायक नहीं है तो उन्हें उसको निकालने का पूरा हक है। मैं उनके काम में दखल नहीं दे सकती हूँ।
तभी नीचे कुर्सी पर बैठी हुई रुक्मणी देवी भी स्टेज पर आ गई और बहू बेटे को डांटते हुए कहती है, क्यों बहू, मैंने कहा था ना कि एक दिन मेरी बेटी के पास तुम दोनों से ज़्यादा पैसे होंगे, तुम दोनों से ज़्यादा नाम होगा। तो देखो, आज मेरी बेटी तुम दोनों से बहुत आगे है। मेरी बेटी आज शहर के इतने बड़े डॉक्टर के घर की बहू बनने जा रही है और वह शहर की इतनी बड़ी वकील भी बन गई है। अच्छा बेटा, तुम्हें घर खाली करने का नोटिस तो मिल ही गया होगा। मेरी बेटी वकील बन गई है ना, उसी ने घर खाली करने का नोटिस भेजा है, क्योंकि तुमने वो घर अपने माता पिता को धोखा देकर बहू निहारिका के नाम करवाया था। अब तुम उस घर को खाली करने के लिए तैयार रहना, क्योंकि मेरी बेटी ने अभी हाल ही में बड़े बड़े केस जीते हैं। तो तुम भी घर को जितना जल्दी खाली कर दो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। आज निहारिका और गौरव चारों खाने चित हो गए। एक तो नौकरी भी गई, दूसरा घर भी गया और तीसरा अपनी माँ और बहन की शान शौकत देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस माँ बहन को घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया वह डायरेक्टर के घर की बहू बन गई। लेकिन गौरव और निहारिका ने जो किया वह उन्हें उसी का ही फल मिल रहा था। गौरव की नौकरी, घर, सब कुछ चला जाता है, समय सबका आता है, लेकिन हमें कभी भी अपने समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आज हम कमज़ोर को सताएंगे तो उस कमज़ोर का भी समय आएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी में नए उत्साह के साथ। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।